मेरे जन्म पे मेरे माता पिता को खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का या लड़की में उनका कोई भेदभाव नहीं था। मैं लड़की पैदा हुई थी, बावजूद मेरे बाबा घर घर जाकर मिठाइयाँ बांट आए थे। बचपन में मेरे पापा जब काम से घर वापस आते थे तो मेरे लिए कोई ना कोई खिलौना जरूर लाते थे। और वो अपना सारा समय मेरे साथ बिताते थे। वो खिलौना तो मेरे खेलने के लिए लाते थे, लेकिन उनके लिए मैं खुद एक खिलौना थी। इससे मेरी माँ को कभी कभी जलन भी होती और वो बाबा से कहती, जब से मधु आई है आप अपना पूरा समय बस उसी के साथ तो बिताते हैं, मुझे तो अब कहीं घुमाने ही नहीं ले जाते। बस फिर क्या था, मेरे बाबा फटाक से अपनी फटफटियाँ निकालते और मुझे और माँ को बैठाकर पूरे बाजार का सैर कराते। मैं बाजार में गुब्बारे लेती और माँ वहाँ दूर खड़ी गोलगप्पे खा रही होती। कितने अच्छे दिन थे वो। बचपन में अगर मेरी थोड़ी भी तबीयत खराब हो जाती तो मेरी माँ और बाबा दोनों बहुत परेशान हो जाते थे। पूरी रात नहीं सोते थे दोनों। और मेरा स्कूल में नाम लिखवाने के लिए मेरे बाबा न जाने कहाँ कहाँ भटके थे। मेरे स्कूल आने जाने का बहुत ख्याल रखा जाता था, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। रास्ते के आवारा कुत्तों से निपटने के लिए मेरे बाबा ने मेरे वाटर बोतल को हाथ से चला के मारना सिखाया था। बचपन में जब तक मैं अपने बाबा की बात मानती रही, उन आवारा कुत्तों से बचती रही और निपटती भी रही। लेकिन जैसे ही किशोर की दहलीज पे मैंने अपने फैसले खुद लिए, बस वही चूक हो गई।
क्या हुआ, अच्छा लगा क्या? हद से ज्यादा। वैसे कहाँ से सीखा ये सब बजाना? मैंने तो ये YouTube से सीखा है। अच्छा, मुझे लगा किसी गुरु से। मैं ये गुरु को नहीं मानता। मैं मानता हूँ तो सिर्फ एक आदमी को। जानती हो किसको? मैं सिर्फ एक आदमी को मानता हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड। क्यों? क्योंकि क्या है ना कि लाइफ को जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और ये गुरु सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं, पैसे नहीं। और वैसे भी पैसे हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ज्ञान पैसे देकर भी नहीं खरीदी जाती। तुम अच्छा इसलिए बजाते हो क्योंकि ऊपर वाले ने तुम्हें संगीत का ज्ञान दिया है। बस इसलिए तुम YouTube देखकर गिटार बजाना सीख गए, और तुम्हें तो ऊपर वाले को थैंक्स कहना चाहिए। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ तो सिर्फ अपने डैड को। और पता है, मैं ये सब कुछ नहीं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ अपने दम पे करता हूँ। इसमें तुम्हारे ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं होता है। और वैसे भी जिंदगी में आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, समझे? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे डैड आज बड़े मुकाम पे हैं तो अपनी मेहनत से है, तो ये अच्छी बात है। तुम्हें भी उनसे सीख लेना चाहिए। सीख तो रहा हूँ मैं। ये देखो, ये जो शूज देख रही हो ना, ब्रांडेड, ये मेरे डैड ने मुझे दिए हैं। ये ब्रांडेड कपड़े, ये ब्रांडेड घड़ी, और ये गिटार जिसकी धुन सुनकर तुम यहाँ खींची चली है। और जानती हो इस गिटार की कितनी कीमत है? 2 लाख की है, पूरे 2 लाख। क्या हुआ, झटका लगा क्या? ऐसा ही होता है, जब कोई महंगी चीज देख लो तो ऐसा ही होता है। मैं चलती हूँ, अभी मेरी क्लास है। अरे एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? हाय, आई एम सुधीर। मेरा नाम मधु है, मैं क्लास जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, कहाँ क्लास के चक्कर में पड़ेगी? अरे क्लास बंक करना सीखो, फिर देखो तुम्हें कितनी वैल्यू मिलती है। सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, बाय। अरे सुनो तो सही, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? मेरे डैड ने मुझे कल ही एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की। ये रही उसकी चाबी। चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूँ। क्या हुआ? अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें टाइम पर घर भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे डैड को पता भी नहीं चलेगा। क्या कहती हो? काफी फास्ट हो। लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ब्रेक लगाना नहीं सिखाया। अब यहाँ डैड कहाँ से आ गए यार? क्यों नहीं? जब तुम्हारे डैड तुम्हें महंगी महंगी चीजें दिलाते हैं, जिंदगी के बारे में बताते हैं, तब तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जिंदगी में जब आप फास्ट भाग रहे होते हैं तो ब्रेक कब लगाना चाहिए। तुम्हारे डैड को ये तो बताना ही चाहिए था। तुम बहुत स्लो हो लाइफ में। जिंदगी में इंसान को हमेशा फास्ट भागना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा पीछे ही रह जाता। खैर तुम्हारी जैसी मर्जी, जाओ जहाँ जाना है जाओ, क्लास करो। माफ करना, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। खैर मैं चलती हूँ। और हाँ, एक बात और, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। थोड़ी प्रैक्टिकल हो लेकिन अच्छे हो। और सुनो, क्लास बंक मारने से वैल्यू नहीं बढ़ती, क्लास में टॉप करने से वैल्यू बढ़ती है। और अगर मेरी बात मानो, तुम भी कभी कभी क्लास में बैठा करो, तब तुम भी फास्ट चलना और स्लो चलना सब सीख जाओगे। चलो मैं चलती हूँ। वैसे तुम्हारी इस धुन ने मुझे यहाँ खींच लाया था। ओके बाय। बाय।
कैसे आ गए? ड्यूटी खत्म हो गई क्या? अरे नहीं भाई, हम ड्यूटी में ही है। क्या है ना कि हमारे आज मैनेजर साहब बोले, शर्मा जी आज आपको जरा एक काम करना है, खन्ना एंड खन्ना कंपनी का कुछ माल आया हुआ है, जाके डिलीवरी कराइए। और हाँ, डिलीवरी करने के बाद अगर मन करे तो ऑफिस आ जाइएगा, नहीं तो घर चले जाइएगा। तो जानती हो क्या किए, माल डिलीवरी किए और फट से घर आ गए मधु से मिलने। क्या है मधु? मधु मधु कहाँ गई? ये हाथ में क्या लिए हुए हैं? बोल। अरे आप भी ना बस पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मधु अब बच्ची थोड़े ना है जो बॉल उनसे खेलेगी, अब बड़ी हो गई है। उसके शादी ब्याह के बारे में सोचिए कि बॉल उड़ाना छोड़िए। अब तुम भी ना मोहल्ला के बाकी औरत के जैसा हो, लड़की बड़ी नहीं हुई कि बस शादी कर दो। अरे मधु अभी छोटी है, बच्ची है, उसको खेलने दो, कूदने दो, उसको उसका जीवन जीने दो। तुम नहीं समझोगे। अब मधु को खुद कहते हैं मधु 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 मधु। कहाँ गई मधु? घर में नहीं है। अभी कॉलेज से नहीं आई है। क्या? आप बैठिए ना, हम पानी लेके आते हैं। अरे अभी सुनो, 3 बजे नहीं जा रहा है जी। कौन 1 बजे छुट्टी होता है। आ जाएगी, जाओ। मैं अरे खड़ो, तुमको चिंता नहीं, मौसम भी खराब, बारिश भी हो रहा है, दिन दुनिया भी ठीक नहीं है। अरे तुम हमको फोन काहे नहीं की? हम घर नहीं आके सीधा कॉलेज चले जाते खोलने के लिए। हाँ हो तुम एकदम। अब आप बैठिए ना, जहाँ मैं फंस गई होगी 10 मिनट में आ जाएगी। आइए बैठ, लीजिए पानी। अरे थोड़ा सुस्ता लीजिए, आ जाएगी 10 अरे मिनट। क्या पानी पिए, तो समझ में नहीं आ रहा है। उसको देखे बगैर हमारे हलक से ही पानी उतरेगा भला? तुमको जरा भी चिंता नहीं है? अब दिन दुनिया कितना खराब है, इलेक्शन का समय चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। हम आते हैं ढूंढ करके। अरे रुकिए, रुकिए। अरे क्या रुके? तुमको तो चिंता है नहीं। रो, हम आते हैं ढूंढ करके। अरे! हे भगवान, डर तो हमको भी बहुत लग रहा है। हम तो इनको बताए ही नहीं कि आजकल मधु रोज देर से घर आ रही है, और जब कुछ पूछते हैं तो जवाब भी ठीक से नहीं देती है। पता नहीं मधु कहाँ रह जाती है। अब आज मालूम नहीं क्या होगा। हे महादेव, सब ठीक रखिएगा प्रभु, सब ठीक रखिएगा। अरे मधु, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, ये बताओ कल का कॉन्सर्ट कैसा लगा? क्या बात, आज ये चांद मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ बात है क्या? सुधीर, तुम्हें पता है कल मैं तुम्हारे साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट पे चली तो गई, लेकिन घर बहुत देर से पहुंची। माँ पापा बहुत परेशान हो गए थे, और तुम्हें पता है पापा ने तो उतनी ही देर में मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ लिया। जब घर पहुंची ना तो दोनों गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। क्या यार, बड़े ओल्ड माइंड के हैं तुम्हारे मॉम डैड। सुधीर, सॉरी, बट उन्हें समझना चाहिए। तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? बड़ी हो गई हो तुम कॉलेज में पढ़ती हो, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें आज भी गुड़िया समझते हैं। नहीं सुधीर, मैं अपने बाबा के लिए आज भी गुड़िया हूँ। तुम्हें पता है बाबा जब काम से घर वापस आते हैं ना, तो आज भी मेरे लिए कोई ना कोई खिलौना ज़रूर लाते हैं। और मुझे कुछ हो जाए तो माँ पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं मुझसे माँ पापा।
इसलिए मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती सुधीर, इसलिए मैं तुमसे अब रोज रोज नहीं मिल सकती। अरे रोज रोज नहीं मिल सकती, कभी कभी तो मिल सकती हो ना। हाँ, लेकिन जब तुम्हारा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा तभी। ओके बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे अब तो हंस दो। हाँ, ये हुई ना बात। ये क्या? अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पुरानी चीजें मत यूज किया करो। देखो तुम कल ही वाला गजरा पहन कर आ गई तुम। चल निकालो इसको, चल। अरे इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे खुशबू के चक्कर में ये बदसूरत चीज माथे पर लगा कर रखूंगी। चलो इसको निकालो। सुधीर, घर जाकर निकालूंगी। वैसे तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? देखो मधु, मेरे डैड हमेशा कहते हैं जो चीज पुरानी हो जाए उसे कचड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो औरों को भी सड़ा देती है। बड़े प्रोफेशनल हैं तुम्हारे डैड। तभी तो सक्सेस हैं। बात तो सही है, लेकिन सुधीर, मुझे ना कभी कभी बहुत डर लगता है। डर? क्यों? यही कि मैं तुम्हारे इतने नजदीक आ गई हूँ, कहीं तुमने मुझे छोड़ दिया तो। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और तुम मुझे अच्छी लगते हो, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। देखो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझे? सच में सुधीर? सच में। क्योंकि मेरे डैड कहते हैं। ओहो सुधीर, तुम और तुम्हारे डैड। अरे मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही। चलो मैं छोड़ दूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम फिर से हर बार की तरह किसी रेस्टोरेंट में अटक जाओगे और मैं फिर से देर हो जाऊंगी। अरे तो पैसे होते किस लिए हैं? खर्च करने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए, सैल्यूट ठुकवाने के लिए और क्या सुधीर? मैं ये कह रहा हूँ मधु की और क्या बात है? चले? जरा सी चूक पे लू की जान चली जाती है। और चूक कहां होती है? सोचो संजय। हाँ सर। वैसे भी इंसान के ऊपर 50 खतरे मंडराते रहते हैं। घर में जलते हुए फिसल कर गिर जाए और जान चली जाती है। और इन लोगों को देखो, आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों, आप बैल बुझे मार वाली कहावत। बाहर से कुछ आफत आई नहीं कि बस खुद को आग लगा लेते हैं। सर, कहीं आप उस लड़की की तो बात नहीं कर रहे जिसकी बॉडी जली हुई है? अरे कौन सी लड़की, कैसी लड़की? यहां मुर्दा घर में सब एक जैसे हैं और अंदर बहुत बदबू आ रही। समझ में नहीं आता कि कैसे जीता जागता आदमी पल भर में लाश बन जाता है। कभी स्तन पे इतराने वाले एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। संजय। यस सर। अंदर कुछ लाइट का इंतजाम कीजिए। अंदर बिल्कुल लाइट नहीं, जाइए।
कुछ बल्ब लगाइए। अभी जाता हूँ सर। हेलो। हेलो, डॉक्टर सहाय हियर। जी हाँ, मैं डॉक्टर सहाय ही बोल रहा हूँ। डॉक्टर सहाय, सुना है कि आप इस हॉस्पिटल के काफी पुराने और काबिल डॉक्टर हैं। जी हाँ, वो तो है। और ये भी सुना है कि आपकी बनाई हुई रिपोर्ट बहुत पक्की होती है। जो भी एक बार उस रिपोर्ट को देख ले विश्वास कर लेता है, चाहे सरकार हो या कोर्ट, कोई भी उस पर शक नहीं करता। जी हाँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट देता हूँ। मेरी रिपोर्ट को विदेश तक में भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बॉडी के तह तक जाता हूं। अपराधी कोई भी बच नहीं सकता। ग्रेट। और शायद इसीलिए हमारे बॉस मिस्टर सिंघानिया साहब ने इस केस के लिए आपको चुना है डॉक्टर, बिकॉज यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड ऑनेस्ट, आई मस्ट से। देखिए, मिस्टर सिंघानिया कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मेरे लिए इस मुर्दा घर में सब बराबर है। और यहां भी किसी को इंसाफ ना मिले तो मुझे और मेरे प्रोफेशन को धिक्कार है। दैट्स ग्रेट। बहुत गुरूर है आपको अपने इस प्रोफेशन पे डॉक्टर। जी हाँ, गुरु नहीं, खुददारी। और एक खुददारी मुझे मेरे पापा ने मुझे दी है। उसूल के पक्के हैं आप डॉक्टर। देखिए, जहां जिस जगह मेरी ड्यूटी लगाई गई है वहां किसी किस्मत वाले को ही मिलता है, बिकॉज यह आया हुआ कोई भी शरीर जिंदगी और मौत से लड़ नहीं रहा होता है, बल्कि वो हार गया होता है। और किसी हारे हुए शरीर को भी अगर जस्टिस ना मिले तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप चिंता ना करें, कम से कम मेरे रहते हुए तो सबको इंसाफ मिलेगा। वैसे आपने बताया नहीं अपने केस के बारे में। कुछ खास नहीं डॉक्टर, एक मामूली सा केस है और मुझे अंदाज है कि वो आपके पास ही आए। जब मामूली सा है तो इतना फिक्र क्यों करते हैं? आने दी, जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। ओके डॉक्टर, गुड बाय। ओके बाय। कौन था सर फोन पे? आपको इतने देर से पकाया जा रहा था? आवाज से तो कोई बड़ी मछली मालूम पड़ रहा था, जो किसी कांटे में फंसा हुआ मालूम पड़ रहा है। सर, लेकिन वो आपसे सीधे सीधे बात नहीं कर रहा था, बहुत घुमा फिरा के बात कर रहा था सर। इस मुर्दा घर पे तभी लोग फोन लगाते हैं जब वो समझते हैं कि वहां इनकी बात बन जाएगी और उनकी आखिरी चाल कामयाब हो जाएगी। आखिरी चाल? वो कैसे सर? इन शतरंजबाजों की आखिरी चाल हुई लोग तो है संजय। वो समझते हैं कि यहां वो कामयाब हो जाएंगे, पर शायद वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया में हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। अगर दाम अच्छी मिले तो खरीदी जा सकती है, क्यों सर? मेरे साथ रहते रहते तुम भी होशियार हो गए हो संजय। वैसे सर, आप भी ईमानदारी का खूब पाठ पढ़ाए जा रहे थे उसे। पढ़ाना पड़ता है संजय, पढ़ाना पड़ता है, वरना मुंह मांगा दाम कहां से मिलेगा। हाँ सर, मैं भी समझ रहा हूँ, तभी तो इतने दिनों से आप ही की सेवा कर रहा हूँ सर। वो तो है सर, वैसे हमें लगता है कि ये लोग कोई बहुत बड़ा कांड किया है, तभी यहाँ फोन लगाया है सर। कुछ ही देर में बहुत बड़ा केस आने वाला है सर। सच कहते हो संजय, लगता है शहर में कोई बड़ी घटना घटी। खैर, मीडिया का जमाना है, 1-2 घंटे में सब वायरल हो जाएगा। वो तो है सर। सर, वैसे उस जल्दी में बॉडी का रिपोर्ट बना दो। अरे बना दो यार, खुद तेल छीट के आग लगाई, कोई क्या कर सकता है।
समझ में नहीं आता कैसे कैसे लोग अपने जान देने में भी नहीं डरते। अच्छा संजय। हाँ सर। मैं घर निकल रहा हूं। मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी बाजार में मेरा इंतजार कर रही है। कुछ शॉपिंग करवाऊं। और हाँ, शाम को तुम भी घर पे आ जाना। ठीक है सर। लो मेरा सामान दे दो। अभी देता हूँ सर। याद रखना। हाँ ठीक है, शाम को घर जरूर आना। पक्का सर। ओके ओके सर। बाय सर। जिंदगी के कई रंग हैं, और अगर हम कहें तो जिंदगी पल पल अपना रंग बदलती है। जब मैं छोटी थी तो मेरी जिंदगी के कुछ और ही रंग थे। जब थोड़ी बड़ी हुई तो कुछ और ही रंग। सुधीर के आने के बाद एक अलग ही रंग। पहले माँ बाबा की बातें अच्छी लगती थी, फिर सुधीर के आने के बाद उसकी बातों में जादू सा एहसास होने लगा। उसके बजाए हुए धुन में जादू था, और उस धुन को सुनकर मैं मानो किसी सपने में खो जाती थी। वो मेरी कमजोरी थी या पागलपन, कुछ कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कुछ रंग ऐसे हैं जो आपको हैरान करते हैं, कुछ रंग ऐसे हैं जो आपको गुमराह करते हैं, तो कुछ रंग ऐसे भी हैं जो आपको दीवाना बनाते हैं। और अगर समय रहते इन रंगों की पहचान ना की जाए तो ये रंग आपको और आपकी पूरी जिंदगी को बेरंग बना देती है। आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। किसी लड़की को किसी से बात करना या किसी पे भरोसा करना या एक पल के लिए किसी के साथ हो जाना कोई गुनाह है? आखिर इस दुनिया में सच्चाई को कैसे पहचाना जाए? किसमें कौन सी ऐसी खास बात है, ये कैसे जाना जाए? कैसे ये तसल्ली की जाए कि हाँ, ये इंसान अब आगे मुझे कभी जिंदगी में धोखा नहीं देगा? मैं सुधीर के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। स्कूल की जिंदगी से निकलकर
माँ बाबा के बड़े अरमानों को पूरा करने के लिए मैं कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी। मेरे बाबा ने न जाने कितने सपने संजोए थे मेरे लिए। मेरी माँ की कितनी उम्मीदें थी मुझ पे, लेकिन सब खत्म हो गया। बस 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। 1 मिनट में सुधीर ने मेरी जिंदगी को समाप्त कर दिया। अगर उसी 1 मिनट में वो चाहता तो मेरी जिंदगी बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि गलती मेरी थी, मेरी गलती थी। मैं खुद उसके धुन पे निहाल हो गई थी। मैं खुद उसके धुन पे निहाल हो गई थी। मैं खुद उसके धुन पे निहाल हो गई थी। मैं खुद उसके धुन पे निहाल हो गई थी। मुझे लगा जितना अच्छा वो धुन बजाता है, खुद भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मैं गलत थी। उसके वो सारे दिखावे, उसके वो सारे सपने उसके अपने नहीं थे, बल्कि उसके डैड के थे। वो कहते हैं ना, बापे पूत पड़ापत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सुधीर से मिलने के बाद मैंने ये जाना कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। मेरे माँ बाबा ने मुझे बहुत ही साधारण जिंदगी में पाल पोस के बड़ा किया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं अपने माँ बाबा की बात नहीं मानी, और आज सब कुछ खत्म हो गया। आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं अंत तक सुधीर का इंतजार करती रही कि वो आएगा और मुझे और मेरे आने वाले बच्चे को अपना नाम दे जाएगा, लेकिन वो कायर मेरे सामने नहीं आया। और मैं अपने मासूम के साथ अपनी जान दे दी। हाँ सुधीर, मधु की माँ, बैठो। और मधु का पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रहा है ना? हाँ। देखो क्या है कि लड़की जब बड़ी हो जाती है ना, तो माँ ही उसकी सबसे अच्छी सहेली होती है। वो किसी से भी कोई बात छुपा सकती है, लेकिन अपनी माँ से नहीं। और मेरा क्या है, मेरा तो बस अब एक ही काम है, मधु से प्यार से बात करना और उसको आगे की जिंदगी के लिए पैसा जमा करना। सही कह रहे हैं आप, तो बेटी के बाप होने का फर्ज अच्छी तरह पूरा कर रहे हैं, लेकिन बेटी की माँ का फर्ज भी कोई कम नहीं होता है। उसे अच्छे संस्कार देना, सही रहन सहन, उठना बैठना,
सब कुछ माँ को ही तो सिखाना होता है। सही बात है। ढंग के कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, हंसना बोलना, ये सब ना माँ ही सिखाती है। अगर कभी बेटी जोर से हंस दे तो सब माँ को ही कहते हैं कि कैसी बेहया जैसी हंस रही थी, लगता है माँ ने कुछ सिखाया नहीं। और अगर बेढंगे कपड़े पहन ले तब भी सब माँ को ही दोष देते हैं, कैसी बेवकूफ है, लगता है माँ ने ढंग के कपड़े पहनना भी नहीं सिखाया है। सच में माँ का फर्ज ना कुछ अलग ही होता है। सही कहती हो। एक माँ ही होती है जो अपनी परंपरा को बेटी के हाथों दूसरे परिवार तक पहुंचाती है। बहुत बड़ा काम है। ये सब छोड़िए, अब बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए कुछ अच्छा रिश्ता विश्ता देखना होगा। तुम भी ना हर हमेशा वही बात करती रहती हो, रिश्ता ढूंढो रिश्ता ढूंढो। अरे मधु अभी देखने में बड़ी लग रही है, भीतर से बड़ी नहीं हुई है। उसको अभी खेलने दो, कूदने दो, उसको उसका जीवन जी लेने दो, उसको प्यार करो। क्या समझी? ऐसे खाली शादी ब्याह करते रहती हो। बाप के लिए ना बेटा बेटी हमेशा गुड्डा गुड़िया बना रहता है। आप माँ की चिंता नहीं समझ सकते। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे माँ की चिंता भी बढ़ते जाती है। दिन का चैन, रात की नींद सब खत्म हो जाता है। लेकिन छोड़िए, आप थोड़े ना समझिएगा। क्या बात करती है? हम नहीं समझते हैं, हम खूब समझते हैं। अरे हमारे भीतर मनता नहीं है जी, हमारे भीतर प्यार नहीं है। हमारा दिल ना तुमसे तेज धड़कता है। फर्क इतना है ना कि तुम लोगों का आंसू बाहर दिखने लगता है और हम मर जात भीतर ही भीतर सब कुछ पी जाते हैं। तुम क्या सोचती हो? मधु के जन्म पे जितना हमको खुशी हुआ था शायद कोई जान सकता है। अरे तुम तो देखी थी, पूरे गांव में हम जाके मिठाई बांट आए थे। मधु के जन्म के बाद हम बाहर कहीं भी घूमने जाएं, कुछ ले ना ले, उसका खिलौना लेना नहीं भूलते हैं हम। अब उसके अलावे हम लोगों के जीवन में है कौन? वही तो है हमारी दुनिया। सुनिए ना, हाँ, ऐसा कीजिएगा ना कि मधु का शादी ना कहीं नजदीक के पास में कीजिएगा। ठीक है ठीक है। जब मन करेगा जाके मिल आएंगे। दूर हो जाने पर ना बरस बीत जाता है और दर्शन नहीं हो पाता है। वो तो है। अब मधु ही तो हमारी दुनिया है। वो और उसका बाल बच्चा, वही तो हमारे जिंदगी का हिस्सा होगा। ऐसे भी ना घर संसार बसाने में आजकल के जनरेशन को ना कुछ समझाना बुझाना पड़ता है। दूर चली जाएगी तो कैसे समझाएंगे? क्या सब रखी हो मधु के शादी के लिए? हमारा सब कुछ तो मधु का ही है। हमारी माँ जो कुछ भी हमको गहना दी थी ना, सब पहना के मधु को ससुराल विदा करेंगे। अच्छा। बिछिया, पायल, हाँ। कमरबंद, चूड़ी, बाला, 5 तोले का सोने का हार, झुमका और मंग टीका भी। और अगर कुछ कमी रह गया तो आप पूरा कर ही दीजिएगा ना। अरे हाँ भाई, एक बेटी है, हम किसी चीज का कसर नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानती हो कि हमको किसी चीज का कमी देखा नहीं जाता। अरे उसके लिए कुछ बेचना होगा ना, वो भी बेच देंगे। चाहे उसके लिए घर कहना बेचना पड़े। लेकिन मधु की माँ, मधु जब इस घर से विदा हो जाएगी तो ये घर एकदम सूना हो जाएगा। उसका हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, उठना, मनाना सब खत्म हो जाएगा।
फिर हमसे एक खिलौना कौन मांगेगा? फिर हम लोरी किसको गाकर सुनाएंगे? कौन हमारे कंधे पर चढ़कर हमको घोड़ा बनाएगा? क्या बेटी वाकई पराई होती है? भगवान कैसा माया भेजते जो कभी अपनी नहीं होती, हमेशा पराई होती है। बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी थी, बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी थी, बड़ी हो गई क्यों? पापा तेरे नाम में आखिर आपके आंखों में भी आंसू आ गए। हम कहे थे ना, हम पिता हैं, पत्थर नहीं। तुम छेड़ दी तो रहान की गया। हमारे भीतर भी प्यार है की माँ, हमारे भीतर भी ममता है। मधु, क्या हुआ मधु? क्या हुआ? इसको चोट तो नहीं लगी इसको? नहीं नहीं, बस बेहोश हो गई है। काहे? खाना खाकर नहीं गए थे क्या? हम अपने हाथ से खाना खिलाकर भेजे थे। तो फिर बेहोश क्या हो गई? बाहर धूप बहुत तेज है, लगता है उसी से बीमार पड़ गई है। बेटा क्या हुआ? सुनिए ना, हाँ। आप जल्दी से जाइए, हाँ। बगल से विजय मेडिकल वाले को बुला लाइए, वो देखकर कुछ दवाई दे देगा। अभी होगा वो। मेडिकल में ही होगा। सुनो, तब तक इसको भीतर ले जाओ, भीतर ले जाओ, उठा जाओ, पानी नहीं पिलाओ। हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। चल। देखिए ना मधु को क्या हो गया। अभी देखते हैं भाभी जी। हाँ, अभी आई कॉलेज से और आते ही बेहोश हो गई। क्या हो गया? क्या हुआ भैया? बताइए ना। कोई सीरियस बात? हाँ भैया, बात तो बहुत ही सीरियस है। क्या हो गया? सीरियस? मन बहुत घबरा रहा है, बताइए। बोलो विजय। मधु जो है
क्या विजय, बोलो क्या मधु? मधु की शादी तो नहीं हुई है। अरे नहीं भाई, अभी शादी की ही तो बात हम दोनों कर रहे थे मिल करके कि बढ़िया शादी करना है, सब कुछ दे देना है, ये अपना गहना होना सब देने के लिए बोली है बिल्कुल। लेकिन शादी से क्या बात है, बोलो। मधु जो है। क्या है? क्या क्या हुआ विजय, बताओ तो सही, क्या है? बोलिए ना विजय भैया। मधु प्रेग्नेंट है भैया। मधु! बाबा, बाबा, कुछ बोलिए ना बाबा। बाबा, माँ, बाबा को बोलो ना मुझसे बात करे। माँ बोलो ना बाबा को मुझसे कुछ बोले। बाबा। क्या बाबा? क्या बाबा? अरे मधु, हम लोगों की परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तूने इस तरह का दिन देखने को मजबूर किया? क्या क्या सपना संजोए, क्या क्या नहीं सोचे थे, लेकिन तूने सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। हम आपको बोले थे कि ये बड़ी हो गई है, इसका शादी कर दीजिए, लेकिन आप हमारा एक बात नहीं माने। देख लिए ना लाड़ प्यार में कैसे बर्बाद हो गई। माँ, बाबा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उससे प्यार करने लगी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए बाबा। माफ कर दे, माफ कर दे। अरे कहे थे ना हम कि उस लड़के के चक्कर में हम मत पड़ो, वो लड़का ठीक नहीं है। अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। अरे तुम्हारे फ्यूचर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये सोच करके कि हमारा बेटी हमारा नाम रोशन करेगी, लेकिन तूने यही नाम रोशन किया है मधु। अरे हम लड़का लड़की में भेद नहीं किए,
ये सोच करके कि हमारा बेटी हमारा स्वाभिमान है, लेकिन तूने बाबा के स्वाभिमान को चूर चूर कर दिया मधु, चूर चूर कर दिया। ठीक कहती थी तेरी, ठीक कहती थे कि इसका शादी करके इसको विदा कर दीजिए। हमें मूर्ख है, हमें मूर्ख है जो इसका बात नहीं मान, ये सोच करके कि दुनिया वाला कहता था कि आपको शर्मा जी बहुत भगवान है, एक बेटी दी है, इसको पढ़ाइए लिखाइए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने। हमने वही किए, हम तुमको दुनिया से कदम मिलाकर चलने दिए बेटा, ये सोच करके कि तुम्हारा कदम एकदम परफेक्ट होगा, हमारा नाम उल्टा करेगी तू, हम सपना देखने लगे, लेकिन तूने अपना सब कुछ गड़बड़ा दिया, हमारा सपना चूर हो गया। तो ये भागा बाबू क्या करेगा मधु, बोल अब ये भागा बाप क्या करेगा मधु, बोल बोल मधु बोल, क्या करेगा ये भागा बाप। बाबा बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना हमको, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। तूने हमारे अरमानों का गला घोटा है मधु, गला घोटा है। अब तेरे लिए हमारे दिल में कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं, कोई माफी नहीं। माँ, तुम बाबा से बात करो ना, बाबा को बोलो ना मुझे एक बार माफ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे पता ही नहीं चला मैं सुधीर से कब प्यार कर बैठी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम्हारे बाबा तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसी गलती करने से पहले एक बार भी तुमको हमारा ख्याल नहीं आया कि हम पर क्या गुजरेगी। हम तो माँ हैं, एक बार माफ कर भी दे, मगर तुम्हारे पिताजी को माफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए सुधीर के पास जाएंगे, उसके पैर पकड़ेंगे, उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे कि हमारी बेटी से शादी कर लो, उसको अपना लो। क्या किया तुमने मधु, सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। सुनिए बहन जी, दोनों बच्चे हैं, दोनों ने मिलकर गलती की है। आपसे हम विनती करते हैं, दोनों की शादी करा दीजिए। क्या बकवास कर रही हैं आप? किसी और के मत्थे का पाप मेरे बेटे के मत्थे मर रही है। जाइए इस बात को कहीं और लेके जाइए। मेरा बेटा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। देखिए बहन जी, जब मधु बीमार पड़ी तब हमें ये सब बात पता चली।
आप तो माँ हैं, एक माँ का दर्द समझ सकती है ना। उसने अपने मुंह से कहा है कि सुधीर ही है उसके बच्चे के पिता का नाम। आपकी बेटी इतनी पवित्र है कि वो जिसका नाम लेगी आप उसी के मुंह उठा के चल देंगी। क्या कह रही हैं आप? हमारी हैसियत आपसे कम जरूर है, लेकिन हम झूठे नहीं हैं। वो सुधीर का ही है, किसी और का नहीं। बकवास बंद कीजिए। आप यहाँ से खुद जाएंगी या मैं अपने नौकरों द्वारा आपको धक्का देके बाहर निकल आऊं? देखिए, ऐसा मत करिए। हमारी बेटी जीते जी मर जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम आपके पैर पकड़ते हैं। बहुत खूब जानती हूँ मैं आप जैसी औरतों को। जहाँ अमीर लड़का देखा नहीं, वहीं अपना जाल बिछा दिया। जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। सुनिए बहन जी, एक बार सुधीर को बुला दीजिए। वो अपने मुंह से कहेगा तो हम चले जाएंगे। गार्ड, गार्ड, आओ यहाँ। इन्हें धक्के मार के वापस निकालो। गार्ड, जाइए, जाइए आप यहाँ से। उस रात मेरी माँ सुधीर के घर जाकर सुधीर की माँ के सामने अपना आंचल फैलाकर मेरे प्यार का भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। लेकिन सुधीर की माँ ने पैसे के बल पे मेरी माँ को अपने गार्ड से धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। मेरी माँ बार बार ये कहती रही, बस एक बार सुधीर को सामने बुला दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सुधीर सामने नहीं आया। मैं भी उस रात इंतजार करती रही। उस रात मेरे बाबा भी मुझसे मुंह मोड़ लिए थे। समाज मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। हर आंखें मुझे कांटा की तरह चुभने लगी थी। हर जुबान मुझे पत्थर की तरह ठोकर मार रहा था। मेरे पास अब जीने का कोई रास्ता नहीं रह गया था। तब मुझे मरना ज्यादा आसान लगा, जो कि गलत था। मुझे जीना चाहिए था, मुझे इन सब का सामना करना चाहिए था। सुधीर को उसके किए की सजा दिलानी चाहिए थी। उसके सारे दिखावे, उसके गुरूर को तोड़ना चाहिए था। लेकिन मैं घबरा गई थी। अपनों की विवशता को देखकर मैं करती भी तो क्या करती, मैं करती भी तो क्या करती। और मैं जहर खा ली। अब मैं इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हूँ। लेकिन मेरे माँ बाबा के अच्छे कर्मों ने उस दरिंदे को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया।
हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर साहब, हाँ बस 10 मिनट में आ रहे हैं। हाँ हाँ रास्ते में हैं। हाँ 10 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है ठीक। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, सर एक इमरजेंसी कैसा है सर? हाँ सर जल्दी आइए सर हम अकेले परेशान हो जाएंगे सर। हाँ सर जल्दी आइए। ठीक है सर, ठीक है आइए। ठीक है सर। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ रहे हैं। अरे बोला ना 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ ठीक। हेलो, हाँ बस रास्ते में है। हाँ अभी जस्ट बात हुई है, 10 मिनट में आ जाएंगे। हाँ आ रहे हैं। ठीक है। आइए सर। सर इमरजेंसी कैसा है सर? चलिए सर। सर देखा अपने बॉडी को? पहले इसे खोलो संजय। हाँ देखा, इतनी कम उम्र में सुसाइड समझ में नहीं आता। सर हमें तो लगता है कि वही टाइप की लड़की होगी। बात नहीं बना तो बस जहर खा ली। नहीं सर, ये वैसी नहीं, ये सबसे अलग है। सबसे अलग। तुमने उसकी लाश को देखा है? हाँ सर देखा है, लेकिन सर इसमें क्या है? लड़की तो वैसे ही मर चुकी ना सर। और वैसे भी सर शायद आपने नहीं देखा, उसकी उम्र मात्र 16-17 साल की थी। उम्र के 16वें-17वें साल में कोई कॉलेज गोइंग गर्ल इस तरह से जहर खा के जान देते, इसके पीछे तो कोई साधारण बात होगी नहीं। संजय। हाँ सर। हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट आया? हाँ सर पूरी रिपोर्ट आई है सर। जरा दिखाओ। अभी देता हूँ सर। ये देखिए सर। यस, जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। लड़की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? गलती को छुपाने के लिए या तो इसे जहर दिया गया है या इसने खुद जहर खा ली। याद है संजय?
उस दिन किसका फोन आया, क्या कह रहा था? एक केस आएगा, जरा देख लीजिएगा। कहीं वो फोन इस केस के लिए तो नहीं था? हाँ सर, एकदम सही बोले सर। वो जो आपसे फोन पे लंबी लंबी बातें कर रहा था। लेकिन सर क्या फायदा, हमें तो सर ऐसा लगता है कि वो लोग सर हाई प्रोफाइल लोग हैं। जाने दीजिए सर, लड़की तो वैसे भी मर चुकी है, एक नॉर्मल सा रिपोर्ट बनाकर उसे दे देंगे बस। संजय, तुमने उस लाश को देखा है ठीक से? सर देखना क्या है सर, यहाँ मुर्दा घर में तो सब एक जैसे लगते हैं। नहीं, लेकिन वो एक जैसी नहीं, वो बिल्कुल अलग, सबसे अलग। और खूबसूरत तो इतनी कि जैसे वो कुछ बोलना चाहती, पता नहीं, बार बार उसके चेहरा को देखकर मेरा मन अजीब सा कर रहा है, जैसे वो कुछ कहना चाहती, कुछ बोलना चाहती, कुछ छोड़िए सर, मैं नॉर्मल सा रिपोर्ट बना रखा हूं, बस आप उसमें साइन कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत सर आप, मैं अभी देता हूं। ठीक। ये देखिए, हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूं, आप कौन? डॉक्टर साहब, मैं वही हूं जिसकी आपसे कॉल पे बात हुई। याद है, मैंने आपको कहा था ना कि एक केस आएगा सिंघानिया साहब का। हाँ हाँ, याद आया। कहिए, कैसे आना होगा? कुछ खास नहीं डॉक्टर साहब, बस आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है उसी लड़की की जिसने जहर खा के आत्महत्या की, और रिपोर्ट हमारे फेवर में होनी चाहिए डॉक्टर साहब। और इस काम के लिए बतौर नजराना ये 10 लाख रुपए सिंघानिया साहब ने आपको दिए। लीजिए डॉक्टर साहब, रख लीजिए 10 लाख। 10 लाख? जी, आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब कि सिंघानिया साहब इस शहर के काफी रईस इंसान हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका इकलौता लड़का इन चक्रों में पड़े। सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, वो लड़की तो वैसे भी मर चुकी है, आपको महज एक रिपोर्ट ही तो तैयार करनी है, और ये तो महज एक नजराना है। बाकी के पैसे काम होने के बाद आपको मिल जाएंगे डॉक्टर साहब। ओके डॉक्टर साहब, तो मैं चलता हूं। गुड बाय। सर, ये कौन था? वही फोन वाला आदमी, उस जहर वाली लड़की के लिए 10 लाख रुपया देकर गया और बोला है रिपोर्ट बना देने के लिए। तो सर इसमें सोच क्यों रहे हैं? रिपोर्ट बना हुआ है, आप बस उस पर साइन कर दीजिए। ठीक है। ये सर। संजय। क्या सर? किसी के रोने की आवाज आ रही। रोने की आवाज? देखो तो जरा। अभी देखता हूँ सर। लगता है इसको ने शादी। अभी देखता हूँ सर, मुझे। हाँ सर, एक औरत इधर बैठकर रो रही है। क्या? एक लेडीज कोने में बैठकर रो रही है सर। ले आओ उसे। अभी लाता हूँ। कौन है आप? और यहां क्यों रो रही है? आपके जानने वाले का कुछ हुआ है क्या? जी। कौन है वो? मधु। मधु? कौन मधु?
हमारी बेटी मधु, उसकी लाश आपके पास पोस्टमार्टम के लिए आई है डॉक्टर साहब। बड़े लाड़ प्यार से पाला था हमने उसे, कितने अरमान थे हमारे, लेकिन उस दरिंदे ने हमारी बेटी को जीने नहीं दिया। हमारी बेटी मजबूरी में जहर खा ली और अपनी जान दे दी, और हम कुछ नहीं कर सके, बस तमाशबीन की तरह देखते रह गए, और वो हमसे दूर चली गई। देख लीजिए, खुद तो बेटी का ध्यान रखी नहीं और दोस्त दूसरे को देने चली आई। आपकी बेटी शादी से पहले ही मां बन गई और दोस्त दूसरे को दे रही है। आपकी बेटी है, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, किससे मिल रही है, वो सब तो आपको देखना चाहिए ना। वो सब तो आपसे हुआ नहीं और चलिए यहाँ तमाशा करने। संजय, चुप रहो। बताइए, ये सब किसके कारण हुआ है? इस शहर का सबसे रईस आदमी सिंघानिया। हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी सब जगह गए, लेकिन उनकी पहुंच के कारण कुछ नहीं हो सका। हमारे पति भी बेटी के न्याय के लिए कहां नहीं गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका। हम तो डॉक्टर हैं, भगवान हैं। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। हमारी बेटी को जीते जी तो इंसाफ नहीं मिल सका, मरने के बाद ही उसे न्याय दिला दीजिए। हमारी बेटी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इन पैसे वालों ने उसकी बात नहीं सुनी और ना मानी, और इस सदमे ने उसकी जान ले ली, उसने अपनी जान दे दी। साहब, हमारी बेटी पर लगा दाग मिटा दीजिए। ये बस आपके हाथ में है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं सिंघानिया साहब का आदमी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। हमारा काम हो गया डॉक्टर साहब? जी हाँ, आपका काम हो गया और रिपोर्ट भी बन जाएगी। आप चिंता ना करें, क्योंकि डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट बनाता है उसे कोई झुठला नहीं सकता। आप बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा रिपोर्ट बनाऊंगा कि आप और आपके सिंघानिया साहब मेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हमें आपसे ऐसी ही उम्मीद थी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। आप रुकिए बहन, आप रुकिए। संजय। यस सर। ये लड़की के पेट में पल रहे 5 महीने के बच्चे के कुछ अंश है। इसे डीएनए टेस्ट के लिए चेन्नई भेज दो और फिर देखो दरिंदे कैसे सलाखों के पीछे जाते हैं। वाह सर वाह, आज आपने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। सर मैं इसे अभी भिजवाता हूं। और हाँ बहन, आप जाइए, मैंने आपका काम कर दिया है। आप जो चाहती थी वैसा ही। और हाँ,
ये कुछ रुपए हैं, इसे रख लीजिए, रख लीजिए, आपके केस लड़ने में आपके काम आएंगे, रख लीजिए। मेरी भी एक बेटी है, मैं समझ सकता हूं बेटी खोने का दर्द है। मैं आपकी बेटी को तो ला नहीं सकता, लेकिन हां, आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। ये डॉक्टर सहाय का आपसे वादा है, आप जो चाहती हैं वही होगा। आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। राजवीर गुंजन, राजवीर आ जाओ। हेलो आदरणीय दर्शकों, थोड़ा सा और मैं आपसे समय लूंगा, क्योंकि ये जो नाटक प्रस्तुत किया गया है यहाँ, इस मंच पे जितने सारे कलाकार अभिनय करते हुए नजर आए, तो उनका मैं पात्र परिचय आपसे करवा दूंगा। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी यहाँ पे दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना बेशकीमती समय यहाँ पे दिया है। मैं इसके लिए अपने पूरे टीम की ओर से, रंग गुरुकुल परिवार की ओर से बहुत आभारी हूं और आपका शुक्रगुजार हूं। मैं बारी बारी से कलाकारों का आपसे परिचय करवा दूं। सबसे पहले मंच के परे, मंच के पीछे जो काम कर रहे होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन उनका रोल बहुत ही अहम होता है। जैसे संगीत, लाइट और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिस कारण हम लोग इस मंच पे अभिनय कर रहे होते हैं। अगर उनकी भूमिका ना हो तो शायद ये नाटक पूर्ण ना हो। और मंच के जो परे हैं, बैक स्टेज से जो कहानी का, सबसे पहले जब कहानी ना हो तो नाटक आप कर नहीं सकते, इसलिए कहानी का सबसे बड़ा महत्व है। और इस नाटक के कहानीकार हैं ममता मेहरोत्रा। आदरणीय ममता मेहरोत्रा जी से मैं आग्रह करूंगा, कृपया कर आप मंच पे चले आए। मेकअप अंजू और मैम से सुनील कुमार, और इसके
नाट्य रूपांतरण थे मणिकांत चौधरी, लाइट विनय कुमार, मीडिया रुपेश कुमार सिन्हा, प्रोडक्शन कंट्रोलर दीपक कुमार। और अब उन कलाकारों के बारे में आपको बता दूं, उनसे आपको मुखातिब करवा दूं। मंच पर थे मधु की भूमिका में रंगोली पांडे, मधु के पिता की भूमिका में थे मणिकांत चौधरी। एक मिनट, मेरे सीनियर डायरेक्टर यहाँ सुमन जी मौजूद हैं। हाँ, आ जाएंगे, उनके साथ में प्रोडक्शन होता अच्छा रहेगा। उन्होंने परसों मेरा बहुत ही अच्छा नाटक किया है, उनको आने। हमारे सभ्य, हमारे आदरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और आगे मधु की मां की भूमिका में थी रेणु जी। डॉक्टर सहाय की भूमिका में मैं स्वयं था विष्णुदेव कुमार। सुधीर राहुल पाठक, सिंघानियत का बीए सौरभ सिंह, सुधीर की मां अनामिका, कंपाउंडर गौतम निराला, विजय मैम। अब मैं चाहूंगा सबसे पहले ममता मेहरोत्रा मैडम से कृपया कर 2 शब्द हमारे बीच में रखें। और सबसे बड़ी बात, मैं तो सॉरी कि निर्देशक महोदय का परिचय करवाना आपसे भूल गया। और इस नाटक के निर्देशक थे जो कागज के पन्ने पे लिखे हुए शब्दों को इन्होंने जीवंत करके दिखाया, दोहराया, आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया शब्दों को। वो डायरेक्टर और निर्देशक हैं राजवीर गुंजन। एक बार जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और ये युवा डायरेक्टर हैं, मैंने इनके साथ बहुत सारा काम किया है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज ये फिल्मों की दुनिया में भी सक्रिय हैं, बहुत सारे सीरियल में इन्होंने काम भी किया है। खाकी एक वेब सीरीज आई थी, इन्होंने उसमें भी रोल किया है आशुतोष राणा के साथ, तो काफी सक्रिय हैं। और आने वाले समय में ये और आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आगे बढ़ाता हूं इस कार्यक्रम को, और ममता मेहरोत्रा जी को मैं यह माइक दे रहा हूं। थैंक यू। मैं एज अ दर्शक ये नाटक देख रही थी, बिकॉज होता क्या है कि जब आप अपनी कहानी को किसी डायरेक्टर को दे देते हैं तो वो कहानी, हमें तो लग रहा था कि ये रंग गुरुकुल जो है वो रंग कर चुका है तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छा नाटक था। इनफैक्ट 2 बार मैं बीच में रोई इसमें। आई थिंक अर्चना जी भी बैठी बगल में रोई रही थी। और अभी और कहानी का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आप लोगों ने किया है। सबका एक्टिंग बहुत अच्छा था, हर एक की एक्टिंग अपनी जगह पे याद की जाएगी। सबने अपनी एक्टिंग की थी। अभी एक सीख जरूर देती है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस बहुत देर होने के कारण, फिल्म के कारण चले गए हैं, कि हर मदर को अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देके ही उसको समाज के बाहर देश को भेजना चाहिए। बिकॉज इसमें मैं अपने एक कहानी लिखने के पीछे एक जो जिसके कारण मैंने कहानी लिखी थी, ट्रू लाइफ स्टोरी। उसमें जब मैं गया में काम करती थी तो वहाँ पे एक मुखिया लेडी थी, वेरी एल्डरली, अबाउट उस समय वो 50-55 की रही होगी। उन्होंने एक ही बात कही थी कि अगर कोई भी लड़का दुष्कर्म करके घर आता है और अगर उसकी माँ उसको ये कह देती कि मैं तुमको अपने घर के अंदर एक्सेप्ट नहीं करूँगी, तो आधा क्राइम समाज से हट जाएगा। तो आई थिंक वो आज तक हमको उसकी वो बात याद है। और मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया है, मेरी बहुत सारी कहानियों में इस फीलिंग बाहर आती है दैट मदर्स शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन सीइंग, कि उनकी जो परवरिश है वो बच्चों के प्रति ऐसी है दैट दे होल्ड देयर हेड हाई इन द सोसाइटी। और इसके लिए मदर्स पूर्ण रूप में जिम्मेदार हैं, स्पेशली ऑफ बॉयज मदर्स। तो बहुत अच्छा रोल यहाँ पे किया है, आप सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। राजवीर का काम, सुमन जी तो खैर हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, वो इसके जो निटी-ग्रिटीज है उसमें तो वही कमेंट कर पाएंगे। बट आई थिंक कि बहुत अच्छा प्ले था, वेल प्ले, एंड राजवीर का काम बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसके हर प्ले में फिल्म दिखने लगती है, वो इसमें भी दिख रही थी। और ये मेरी कहानी पे फिल्म भी बना रहा है, क्योंकि अभी इसने कहानी को तोड़ मरोड़ के अपने नाम पे कर रखा है। ये मैं पब्लिक मंच से अनाउंस कर रही हूँ, इसलिए वो जब आएगी तो मेरा नाम कहीं ना कहीं मैं ढूंढ लूँगी कि है कि नहीं है।
तो इसी कहानियाँ बहुत अच्छा प्रस्तुति कर रहे थे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने कहा थैंक यू। अब मैं सुमन सर से चाहूँगा कि 2 शब्द कहें, काफ़ी वरिष्ठ रंगकर्मी और हमारे गुरु भी रहे, तो मैं चाहूँगा कि सर से 2 शब्द। 2007 से सुमन जी मेरा नाटक कर रहे हैं और आई थिंक इन्होंने 13 या 14 नाटक किए। राजवीर ने भी मोटा मोटी 10-11 तो कर ही लिए होंगे, 10 कर ही लिए होंगे। तो इन्होंने 2007 से हम लोग का साथ है। एंड मेरा पहला नाटक सिक्का था जो इन्होंने प्ले किया था। आई थिंक उसको काफ़ी सारी जगहों पर परफॉर्म किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। थैंक यू मैडम। अब रात बहुत हो चुकी है और इस समय बोलने का कोई ये औचित्य नहीं है उतना ज़्यादा। ये गुंजन हमारे साथ भी बहुत नाटकों में काम किया और अच्छा कर रहा है, सक्रिय है। सारे जो पात्र हैं उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, खासतौर से वो लड़की जिसने अभिनय किया है वो रुला दिया, बहुत बढ़िया अभिनय किया है, अच्छा काम किया और अपने परफॉर्मेंस को कई डायमेंशंस में इसने बांटे, वो बहुत बेहतरीन था। और डॉक्टर साहब तो खैर सहाय साहब हैं, इनका क्या कहना है। बाकी सारे लोगों ने, सारे पात्रों ने अपना भरपूर अपने किया है। मैं इन्हीं के शब्दों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं शुभकामना इन सारे कलाकारों को देता हूँ। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ी अशुद्धियाँ जो होती हैं उस पर काम किया जाए। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जिसमें नुक्ता लगाना जरूरी नहीं है, अगर आप लगा देते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आगे जो परफॉर्मेंस हो उसमें कम से कम इस पर काम किया जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी रात हो चुकी है और सब लोग का भी समय बहुत हो चुका होगा, तो इसलिए थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे देखे नाटक को। थैंक यू। शुभ रात्रि।